नहीं रखते। तुर्की के वज़ीर ख़ारजा का इस सूरत हाल पर कहना है कि ये एक रात में नहीं हुआ, बल्कि ये सारा का सारा मामला 13 साल तक जारी था। ऑपोजिशन ग्रुप्स को इत्तेफाक का मुजाहरा करना चाहिए और मौजूदा सूरत हाल से दहशतगर्द ग्रुप्स फ़ायदा उठाना चाहते हैं। इस पर मज़ीद बात करने के लिए हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं, मेरे साथ मौजूद होंगे जमील साहब, एक्सपर्ट हैं, मलिहा लोधी साहिबा, और इसके साथ साथ हमें ज्वाइन कर रही हैं वहीं पर ही पाकिस्तानी शहरी एक खातून मौजूद हैं, फराह साहिबा। उनसे सबसे पहले बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है, इस वक्त जो सारे के सारे मामलात हैं वो किस तरफ जा रहे हैं। जमील साहब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। जमील साहब बहुत बहुत शुक्रिया। सर सबसे पहले तो ये फरमा दीजिए कि कुछ कन्फर्म आ रही हैं, कुछ इत्तलात अभी नहीं आ रही हैं कि आया वाकई तैयारा जो रडार से गायब हुआ था वो हादसे का शिकार हो गया है या बाकायदा तौर पर रडार को बंद किया गया है उनकी जो करंट लोकेशन है या पोजीशन है उसको छुपाने के लिए। आपको क्या लगता है सर, क्या बैकग्राउंड नजर आ रहा है आपको? जी हाँ, ये तो प्यास आ रही है, लेकिन ये है कि ज़्यादा इसका एहतमाल इसी बात का है कि रडार को किसी तरीके से जैम या बंद किया गया हो ताकि उनके सम्त का पता ना हो कि किस सम्त में जा रहे हैं, क्योंकि अगर उनके सम्त का पता हो कि किस तरह सम्त में जा रहे हैं तो उन्हें खदशा और खतरा हो सकता था। तो लिहाजा ये बात तो एक है, लेकिन इससे हटकर बात जो आपने अपने इंट्रो में काफ़ी सारी चीज़ों का बयान फरमाया है उसमें ज़ाहिर है ये 54 बरस पर मुहीत एक बहुत तवील अरसा है जो एलावाइट कुंबे ने इस पर अपने सीरिया पर एक रूल किया है और उससे माशरे में काफ़ी दरारें पड़ गई थी, क्योंकि एक माइनॉरिटी का और एक तसल्लुत का और जिसमें कि जुल्म और तादी और सारी बर्बरियत जो आप बयान कर चुकी हैं वो है, जिसमें 5 लाख अफराद पिछले 13 साल में उनको लुक़मा अजल बना दिया गया और उससे आधी आबादी 25 मिलियन की तो टोटल आबादी है वहाँ, और 25 मिलियन में से तकरीबन 12 मिलियन घर से बेघर हो गए, IDPs हो गए, रेफ्यूजीज हो गए, में कुछ लेबनान में, कुछ तुर्की में और बाकी जॉर्डन में, हर जगह दर दर हो गए। वापस देखें जॉब जो वापस आना शुरू हो गए। ये तो इसका एक पहलू है जो कि ठीक है, लोग उसमें खुशियां और शादियाने मजा रहे हैं, लेकिन देखना ये पड़ेगा कि इसके असल बेनिफिशरी अब कौन होगा। कहा जा सकता है कि अवाम, अगर शायद जमहूरियत आने के ज्यादा चांसेस हैं और एक सुन्नी ग्रुप अब आ जाएगा बिल्कुल सामने, ये साफ जाहिर है, क्योंकि जो रेबल ग्रुप्स है यानी कि जो अपोजिशन पार्टीज है का किरदार बड़ा मुनफरिद रहा है। उन्होंने बाकायदा तौर पर इक़्तिदार को संभाला नहीं है, बल्कि उन्होंने जमहूरियत के लिए ही कहा है कि अवाम जिसको चुनेंगे, जिसका फैसला करेंगे उसी के पास इक़्तिदार होगा। ये भी बड़ी मुनफरिद बात है अपोजिशन की तरफ से। ये दुरुस्त बात है, लेकिन अपोजिशन को ये भी पता है कि उनके चीदा और कलीदी जो उनके लीडरान हैं वो इस वक्त उन पर सैंक्शन है, उस पर पाबंदियां हैं और उन्हें दहशतगर्द करार दिया जा चुका है। उनमें से काफियों को ये भी उनको इल्म है, लेकिन बहरहाल क्योंकि एक ये तमाम ग्रुपों पर मुहीत एक ग्रुप बनाया गया जिसने कि वो जो जुल्म तादी थी उसके खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन इसका असल बेनिफिशियरी इजराइल है। साथ ही मौजूद रही सर, आप भी और मलिहा साहिबा भी इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट हैं। मलिहा साहिबा जी, अब जमील साहब, जैसे कि हम बात पहले भी कर रहे थे कि जिस तरह का ऑपोजिशन का किरदार रहा और जिस तरह से अबू मोहम्मद अल जोलानी के स्टेटमेंट्स हमारे सामने आए हैं, तो इससे क्या आपको लगता है कि स्मूथ ट्रांजिशन हो पाएगी, जमहूरियत का चेहरा हम सीरिया में देख सकेंगे? जितनी फॉल्ट लाइंस हैं सीरिया में उसको देखते हुए महसूस होता है कि जिस अंदाज में इस वक्त हम सोच रहे हैं कि बहुत ही स्मूथ तरीके से ट्रांजिशन हो जाएगा, लगता नहीं है। लेकिन बहरहाल ये जो इस वक्त आने वाली हुकूमत मुतवक्का है उससे महसूस ये होता है कि वो इजराइल के लिए कोई खतरा नहीं होगी। और जैसा कि मलिहा साहिबा फरमा रही थी कि अब जो इजराइल की सरजमीन है जो कि एक कंड्यूट के तौर पर इस्तेमाल की जाती थी ईरान से लेके लेबनान तक, वो कंड्यूट यानी वो लाइन ऑफ कम्युनिकेशन जिससे कि लॉजिस्टिक्स और वेपन और आर्म्स एम्युनिशन की सप्लाई हुआ करती थी, वो खत्म। लेकिन हम जब जिक्र कर रहे हैं कि ईरान साथ नहीं दे सका और रशिया साथ नहीं दे सका, हमें इस चीज पर भी ज़हन नशीन रखना चाहिए कि किस तरह बतदरीज और किस चालाकी के साथ इजराइल ने यके बाद दीगरे कमजोर किया उस एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस को जो कि हमास से शुरू होके
हिज़्बुल्लाह को बिल्कुल कमर तोड़ दी काफी हद तक। लेकिन ये आइडियोलॉजी जो है वो इस तरह तो नहीं दम तोड़ती है अपनी, बहरहाल अभी बड़ी कमजोर हो गई। और इसी तरह इराकी मलेशिया, देखिए हम कह रहे हैं कि साथ नहीं दिया। रशियन 1400 सॉर्टीज हर महीने इस्तेमाल करते थे रेबल फोर्सेस यानी अपोजिशन फाइटर्स के खिलाफ। वो क्यों करते थे कि ग्राउंड पर उनके साथ हिज़्बुल्लाह, ईरानियन की सपोर्ट और जो फाइटर्स थे इराकी इसके मलेशिया के, वो जमीनी तौर पर रेजिस्ट देते थे, तो बाई एयर सपोर्ट से दोनों का ये काम बेहतर हो जाता था। याद रहे कि सिर्फ अगर बाई एयर सपोर्ट हो और जमीनी सपोर्ट ना हो तो कहीं ना कहीं से आने वाली फोर्सेस वो काबिज हो जाती हैं। और यही कुछ हुआ कि पहले कमजोर किया गया और उसके बाद फिर कब्जा किया गया उस पर। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो ईरान के लिए वाकई में बड़ा सेटबैक हुआ है। और अब मुझे जो नजर आता है कि जिस लिहाज से इन्फ्लुएंस इजराइल का भी बढ़ जाएगा इस पूरे खित्ते में, यानी कि कोई रेजिस्ट करने वाला नहीं होगा, तो अगली बारी ईरान की बारी नजर आती है। मलिया साहिबा, ये सवाल जो है ये बहुत अहम है, जिसके जवाब अभी तक हमारे पास अभी तक मौजूद नहीं है। बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मलिहा लोधी साहिबा साथ मौजूद थी, जमील अहमद साहब साथ मौजूद थे। उर्मा